हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सर हम तो ठीक है, आप बताएं। मैं भी सर ठीक हूँ। तो आज हम सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सही है सर, सही है। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपको पहले बेयर विथ मी 2 मिनट्स के लिए हमारा जो ये है रेगुलर कोर्स अपडेटेड 2025 ऑनवर्ड्स। सही है सर, सही है। ड्यूरेशन रेगुलर कोर्स फुल रेगुलर कोर्स 175 आवर्स अप्रॉक्स ओनली। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? 280 290 300 आवर्स का होता है। मैं बता दूं आपको सर ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं आपको जो दूंगा हार्ड बुक्स, ऑल हार्ड बुक्स प्लस हैंड रिटन notice in the form of book including solutions। तो दोस्तों ये जो हमारे रेगुलर बैच में 230 280 290 300 आवर्स जो लगते हैं वो हमें लिखने में लगता है, नोट्स बनाने में, रजिस्टर मेंटेन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, मैं आपको बने बने नोट्स दे दूंगा इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस। यानी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। जो आपको राइट साइड से नोट्स देख रहे हैं ये आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ बुक, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी, जैसी मर्जी। इसमें आपको सॉल्यूशंस भी रहेंगे। सर इसका मतलब क्या है, आप सॉल्यूशंस कराएंगे नहीं? 100% कराएंगे। बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 100% समझा दूंगा हर एक क्वेश्चन वन बाय वन कि हमने कैसे सॉल्व किया, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो अकॉर्डिंगली हमारे जो ये घंटे हैं 130 140 ये बचते हैं हमें, जो हम रजिस्टर लिखने में जो हमारा जाता है। तो मैंने आपको लिए हैंड रिटन नोट्स, बुक हार्ड कॉपी, वो इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस दूंगा, इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है सर, AI का ज़माना है तो तेज़ चलना है। सही है सर, सही है। तो इसकी ड्यूरेशन जो हम अब हमारी रहेगी वो है 175 आवर्स फुल रेगुलर कोर्स की। सेकंड, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी हमारी 145 आवर्स। इसमें भी क्या होगा, फुल रेगुलर जो बुक्स है वही मिलेंगे, रेगुलर नोट्स वही मिलेंगे, बस जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो नहीं करेंगे। जो दो क्वेश्चन 100% सिमिलर होंगे वो नहीं करेंगे। बाकी अगर 80% भी सिमिलर होगा वो अलग से करेंगे। कंप्रोमाइज नहीं कॉन्सेप्ट्स में, नेवर, 100% डन। ठीक है सर, ठीक है। थर्ड वन इज फास्ट ट्रैक। इसमें भी कंसेप्ट 100% कवर करूंगा। बस इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। सही है। तो इसकी ड्यूरेशन जो रहेगी 120 आवर्स ओनली अप्रॉक्स। स्टडी मटेरियल सेम तीनों कोर्सों में। ठीक है सर, तो हम ये क्लासेस कहाँ कैसे देख सकते हैं? आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड
AHC classes application from प्ले स्टोर। वहाँ आप लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, वहाँ आपको लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, हार्ड कॉपी कोरियर करेंगे। सही है सर? सर सही है। स्टार्ट करें, नहीं तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आते हैं उन पे आप कोई क्वेरी हो उन पे कॉल कर सकते हैं। सही है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सही है। इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज मतलब होता है स्टॉक्स। पहले जानेंगे हम वाई वैल्यूएशन ऑफ करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज नेसेसरी। वाई करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स लिखो, इन्वेंट्रीज लिखो, इज नेसेसरी। देखो कोई जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, एएस हो, चैप्टर हो, जो भी हो, ये वाई जब तक आपको नहीं पता होगी ना कि मैं कोई चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूं, तब तक आप रटा लगा के हैं। जब आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप देखो मजा क्या आएगा। ठीक है सर? ठीक है। देखो वाई करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज नेसेसरी, मैं आपको बता दूंगा क्यों नेसेसरी है। इसके लिए हम थोड़ा सा एक टी फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एग्जाम्पल है। और मैं पहले आपको बता दूं, ये जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आपको कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बने बने नोटिस 100% में सब कुछ लिखा है। आप बस यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। फिर भी अगर आप लोगों को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लगता है कि लिखना चाहिए, आप पास कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अप टू यू। ठीक है। देखो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। हम यहाँ से इसको लिखते हैं बाई सेल्स, सपोज 100 करोड़। फिर लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक 50 करोड़। ये आ गया हमारा टोटल 150 करोड़। मैं आपको बता रहा हूँ वाई करेक्ट वैल्यूएशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? 150 करोड़। यहाँ से क्या आएगा हमारा? ओपनिंग स्टॉक 60 करोड़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 करोड़। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 40 करोड़। सही है सर? सही है। इधर देखो, फिर हम यही ग्रॉस प्रॉफिट इधर P&L अकाउंट में लेते हैं। हम लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 40 करोड़। ठीक है सर? ठीक है। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को इधर माइनस करते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें आता है नेट प्रॉफिट। सही है, ये आ गई फिगर नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट से आगे हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां नहीं, दूसरे स्टैंडर्ड में। देखो अब सपोज मैंने एक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया बाई 10 करोड़, मैंने इसको 60 करोड़ लिखा। टोटल क्या आएगा? 160 करोड़। यहां ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? 50 करोड़। 160 करोड़। देखो क्लोजिंग स्टॉक मैंने बढ़ा दिया, ओवर वैल्यू किया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, इधर आएगा 50, तो यहां से नेट प्रॉफिट बाई 10 करोड़ बढ़ेगा। जब यहां नेट का प्रॉफिट 10 करोड़ से बढ़ेगा, यहां ईपीएस 10 करोड़ से बढ़ेगा। अब देखा इफेक्ट कहां कहां आ रहा है? करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का ईपीएस पे इफेक्ट, नेट प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब देखो, अब अगर इसी क्लोजिंग स्टॉक को मैं अंडर वैल्यू लिखता 40 करोड़ पे ही, यहाँ टोटल कितना आता? 140 करोड़। यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता? 30 करोड़। यहाँ हम कितना लेते? 30 करोड़। इम्पैक्ट किस पे आता? नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट से इम्पैक्ट किस पे आएगा? अर्निंग पर शेयर। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट वैल्यू पे होगा,
हमारे नेट प्रॉफिट्स करेक्ट आएंगे, हमारे अर्निंग पर शेयर करेक्ट आएंगे। इट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। दैट इज वाई करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नेसेसरी। समझ आया सर? समझ आया। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ AS2 क्या है? एज पर द प्रोविजन द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS2 इज टू प्रोवाइड रूल्स फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सही है, ये रूल्स हमें प्रोवाइड करता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब कंसेप्ट 1 क्या है? इन्वेंटरीज विच वी आर गोइंग टू स्टडी, इसको कहते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज भी। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी इन्वेंटरी पढ़नी है? देखिए, नंबर 1 फिनिश्ड गुड्स, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज। नंबर 1 फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मार्केट में रेडी फॉर सेल होते हैं। जैसे आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं, कुछ भी शॉपिंग करने, कपड़े, क्लोथिंग, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वो रेडी फॉर सेल होते हैं। पेमेंट दो, गुड ले लो, दैट्स इट। उसको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन 100% कंप्लीट हो गई होती है और ये अवेलेबल होता है मार्केट में फॉर सेल। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब होता है काम स्टार्ट हुई है गाड़ी बनाने में, चल रही है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सही है, सही है, उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे यहाँ पे फिनिश्ड गुड के एग्जांपल है रेडी फॉर सेल कार, जाओ BMW शोरूम में पैसे दो, गाड़ी लो, फिनिश्ड गुड। यहाँ पे एग्जांपल है गाड़ियाँ बन रही है, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम ये गाड़ी बनाएंगे, वो मटेरियल, सीट्स, मिरर्स, लाइट्स, टायर्स, इंटीरियर, ये हमारी फैक्ट्री में पड़ा होता है। किस चीज़ के लिए? कंजप्शन के लिए, यूज़ के लिए, ये गाड़ी बनाने में है। अगर ये फैक्ट्री में हमारे पास पड़ा है तो ये रॉ मटेरियल एंड ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, एंड सप्लाईज, सप्लाईज होता है हमारे फैक्ट्री में नट बोल्ट्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स जो होते हैं, किसी मशीनरी का नट टूट गया, ऑयलिंग करनी है, अगर हमारी फैक्ट्री में ये भी स्टॉक है तो इसको भी हम वैल्यू करेंगे। रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज का वैल्यूएशन रूल जो है वो सेम होता है। ठीक है, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, अभी थियोरी पार्ट है। चलो आगे, कंसेप्ट 2 क्या है? वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स रूल जो है एज पर AS2, वो क्या है? रूल फॉर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट और NRV whichever is lower। पहले यहीं पे एक क्वेश्चन है, सर ये लोअर पे ही क्यों होता है, हायर पे क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट, इसमें क्या लिखा है? प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड इनकम्स। अगर आपको लग रहा है लॉस हो जाएगा, उसको रिकॉर्ड करो। अगर आपको ये लग रहा है कि इनकम आ जाएगी, अभी नहीं आई 100%, उसको रिकॉर्ड मत करो। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। सही है, इसलिए हमें लोअर पे ही इसको रिकॉर्ड करना है। सही है, अब वैल्यूएशन रूल क्या है हमारा? कॉस्ट और NRV whichever इज लोअर। अब हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी सीखनी है। क्या क्या? एक तो कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना सीखना है, सेकंड NRV कैलकुलेट करने सीखना है। फिर इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, फिर दोनों में से जो लोअर होगा उस पर जो हम हमारा स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। सही है, तो ये कॉस्ट और NRV ये हमें सीखना है, हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। सही है, आ जाओ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? NRV, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, जो आपको लग रहा है कि मार्केट में ये प्राइस मिलेगा, माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सपोज फ्लैट कोई है, इसको सेल आउट करना है, बीच में ब्रोकरेज आता है, वो कमीशन लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आप अगर इस पे लगाएंगे वो इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू सेल द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, वो
माइनस हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं एनआरवी। एनआरवी नॉर्मली जो है क्वेश्चन में दिया होता है, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है। नोट क्या है, इफ एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट द एंट्री शुड मेक ए प्रोविजन फॉर लॉस। देखो इधर हमारा कंसेप्ट है कॉस्ट और एनआरवी जो लोअर है। सपोज कॉस्ट इज इक्वल टू 10, एनआरवी इज इक्वल टू 8, तो हम किस पे इसको वैल्यू करेंगे, 8 पे। अब जो डिफरेंस आ गई हमारी 8 और 2 के 10 और 8 के बीच में कितनी आ गई, 2 रुपीज़ की डिफरेंस आ गई। इसको हम क्या मान के चलेंगे, इसको हम मानते हैं वैल्यूएशन लॉस। इसका हम क्या करेंगे, इस 2 रुपीज़ का इसका हम प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। सही है, यही है। इफ एनआरवी हमने लिया था 8 इज लेस देन कॉस्ट 10, लॉस कितना हुआ, 2 रुपीज। इफ एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट द एंट्री शुड मेक ए प्रोविजन फॉर लॉस, कितने रुपीज का, 2 रुपीज का। एंट्री क्या होगी हमारी, वैल्यूएशन लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एनआरवी, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 वैल्यूएशन लॉस, ठीक है। एंट्री क्या होगी अब, वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू स्टॉक्स अकाउंट क्रेडिट 2 रुपीज, हो गए स्टॉक पे से 2 रुपीज कम। बीइंग लॉस रिकॉर्डेड, सेकंड एंट्री क्या होगी, इसको राइट ऑफ करेंगे पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू वैल्यूएशन लॉस 2 रुपीज, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें आता है एक्सेप्शनल आइटम्स, तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स में अंडर एक्सेप्शनल आइटम्स दिखाते हैं वैल्यूएशन लॉस, ठीक है। कंसेप्ट 3 क्या है, रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस। ये देखो रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस। कॉस्ट हमने लिया था 10, एनआरवी लिया था 8, वैल्यूएशन लॉस आया था हमारा 2 रुपीज। इसको हमने क्या किया था, प्रोविजन बनाया था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करा था, ठीक है। सपोज ये ईयर है 2022, 23, 24, 25, ठीक है सर, ठीक है। इस पे हमने कॉस्ट और एनआरवी 8 रुपीज़ पे रिकॉर्ड किया था, और वैल्यूएशन लॉस कितना हमने किया था, 2 रुपीज़, इसका प्रोविजन बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करा था। अब जब इस ईयर में आ गए तो हमें पता चली एनआरवी 9 है, एनआरवी इज 9। अब जब एनआरवी 9 है तो 1 रुपये तो बढ़ गया ना, बढ़ गया, तो इसको हम 1 रुपये रिवर्स करेंगे, इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस। इसको हम 1 रुपीज को वापस से रिवर्स करेंगे, पी एंड एल को अब क्रेडिट करेंगे 1 रुपये से, ठीक है सर, ठीक है। अब जब 24 में आ गया तो हमें पता चला एनआरवी इज 12। अब क्या करेंगे, ये तो अब कॉस्ट से भी ऊपर आ गया, कॉस्ट हमारा था 10 ही, एनआरवी है 12, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ वैल्यूएशन लॉस उतना ही ले सकते हैं जितना आपने वैल्यूएशन लॉस पहले प्रोविजन बनाया था। प्रोविजन 2 रुपीज का बनाया था, तो आप टू द मैक्सिमम 2 रुपीज ही रिवर्स कर सकते हैं, और टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम, क्यों, फिर क्या आएगा, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट 10 एनआरवी 12, तो तब भी तो हमें 10 पे ही इसको रिकॉर्ड करना है ना, विच एवर इज लोअर। तो इन नो वे कॉस्ट से ऊपर हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, टू द मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट तक पहुंचा दैट इज इट, हम उतना ही रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। आ जाए इधर नोट्स पे, इफ एनआरवी इंक्रीजेस सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ईयर में द एंटिटी कैन राइट बैक इट्स वैल्यूएशन लॉस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, कितना, टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जितना आपने प्रीवियसली राइट ऑफ किया था 2 रुपीज, बट इन एनी वे कैन नॉट राइट बैक मोर देन इट इज ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो जैसे यहां 12 आया था, हम इसमें से भी इस साल में 1 ही रुपए लेंगे,
यहाँ इस पे 1 रुपये इस साल में आ गया रिवर्स, इस ईयर में 1 ईयर रुपीज़ आ गए रिवर्स, तो बन गया कॉस्ट एंड एनआरवी बन गया इक्वल 10 और 10। किसी पे भी रिकॉर्ड करो। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो रिवर्सल के टाइम पे क्या एंट्री होगी, एंट्री पास्ट, अब उसका रिवर्स होगा। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 1 रुपये, तो रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस 1, बीइंग रिवर्सल ऑफ लॉस मेड। सेकंड, इसको P&L में क्रेडिट करेंगे। रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस डेबिट टू P&L क्रेडिट अंडर द एक्सेप्शनल आइटम्स। नोट, इफ एनआरवी इज हायर देन कॉस्ट, अगर एनआरवी हायर देन है कॉस्ट, जैसे हमने 12 लिया था, ये कॉस्ट 10 है, देन देयर वुड बी नो एंट्री बिकॉज गुड्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। तब हम क्या एंट्री करेंगे, कोई नहीं, तब तो हम इन एनी वे कॉस्ट पे ही गुड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हमें तो इन एनी वे 10 पे ही, अगर एनआरवी 12 भी है कोई एंट्री नहीं, हमें डायरेक्टली इसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है। इट कैन नॉट गो मोर देन कॉस्ट। सही है सर, सही है। अच्छा एग्जाम्पल एक करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। एग्जाम्पल यही है, सेम है। ईयर 22-23 कॉस्ट क्या था 10, एनआरवी 8, लॉस कितना हुआ, वैल्यूएशन लॉस 2 रुपीज। ठीक है। पास्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द लॉस, वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट 2, टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 2, बीइंग लॉस रिकॉर्डेड। सही है। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, इसको P&L में राइट ऑफ करेंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन लॉस क्रेडिट, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। ठीक है सर, ठीक है। आगे चलें। इन ईयर 22-23 एनआरवी कितना आ गया अब 9, और 24-25 में एनआरवी कितना आया 12। हम कितना मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं, ओनली 2 रुपीज। इस साल में 1 रुपी, इस साल में 1 रुपी। ठीक है। यूज अबव एग्जांपल 1 एंड रिवर्स द लॉस। देखो ईयर 23-24 में क्या होगा, 1 रुपये, रिवर्स टू रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस 1 रुपीज, बीइंग रिवर्सल ऑफ लॉस मेड। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, बीइंग इनकम रिकॉग्नाइज्ड। 1 रुपये आ गई हमें रिवर्स में वापस। अब एनआरवी 9 है। सही है। सेकंड, इन ईयर 24-25 इसमें भी कितना करेंगे, 1 रुपये ही मैक्सिमम, इतना ही कर सकते हैं। अब टू रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस 1 रुपीज, बीइंग रिवर्सल ऑफ लॉस मेड। अब क्या कहां करेंगे ट्रांसफर, P&L में। रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट, बीइंग इनकम रिकॉग्नाइज्ड। नोट क्या है, सिंस वी कैन नॉट रिवर्स द लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट, वी कैन रिवर्स द लॉस to the extent of cost only 10, therefore we have reversed only ₹1 in year 24-25। 24-25 में नहीं तो एनआरवी कितना था 12, लेकिन हमने 1 ही रुपये इससे ले ली, 1 इससे पहले साल में ले ली। ठीक है सर, सही है। आ जाए नीचे। चलो दोस्तों आते हैं कंसेप्ट नंबर 4 पे। क्या है कंसेप्ट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। देखो हमारा रूल क्या है, ध्यान रखना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये किस चीज़ का कॉस्ट है, हमें कैलकुलेट करना है, किस चीज़ का कॉस्ट है, तो किस चीज़ का, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड का। अभी एग्जांपल हमने क्या ली, BMW गाड़ी, इसका कॉस्ट क्या आया टोटल। ठीक है, ये कौन कौन से चीज़, रॉ मटेरियल्स, एक्सपेंसेस इसमें लगे हैं, उनको ऐड करना है, वो हमारा आएगा टोटल कॉस्ट। उसी को फिर हमें कंपेयर करना है एनआरवी से, उस कॉस्ट में से जो फिर लोअर होगा वो लेना है। ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट ऑफ FG फिनिश्ड गुड, एक इसमें कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, नंबर होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। नंबर 2 होते हैं डायरेक्ट वेजेस, इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते हैं, ये हो जाएगा प्लस। नंबर 3 है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें ए पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड और बी पार्ट है फिक्स्ड ओवरहेड। फिर है 4th
एनी अदर कॉस्ट, एनी अदर कॉस्ट जो उस गाड़ी को बनाने में ज़रूरी था। ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। इसी फिनिश्ड गुड कॉस्ट को फिर हम कंपेयर करते हैं एनआरवी से। सही है। अब देखो इधर, अबे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड नंबर 1 क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस प्लस, ये मैं बताऊंगा अभी क्या होते हैं ये। तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें आता है वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, प्लस एनी अदर कॉस्ट वो भी ऐड किया, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। इसी को फिर कंपेयर करने से एनआरवी विच एवर इज लोअर। सही है। अब देखो इधर, अब हम एक एक करके इनको कैलकुलेट करना सीखना है। किसको, डायरेक्ट मटेरियल को। अब हमें पहले सीखना है डायरेक्ट मटेरियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल को। फिर हमें कैलकुलेट करने सीखना है इस डायरेक्ट वेजेस कहाँ से लाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं वो कैसे ऐड करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है। अब हमें इसको अलग अलग से सीखना है। चलो सीखते हैं पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में क्या आता है, इसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक स्टेटमेंट बनता है, कंसेप्ट 5, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल RM, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पहले आता है परचेज प्राइस, जो आपने मटेरियल को परचेज किया। इस पर अगर ट्रेड डिस्काउंट कोई है तो वो लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर परचेज प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलेगा, वो ये है। फिर एड टैक्सेज जो चीज इम्पोर्टेड इट इज नॉन रिफंडेबल, वो टैक्सेस जो आपने इस रॉ मटेरियल को परचेज करने पे पे किए, अगर वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल मतलब वो गवर्नमेंट आपको वापस नहीं देगा, तो वो ऐड हो जाएंगे कॉस्ट में। अगर रिफंडेबल होंगे तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। फिर ऐड फ्राइट इंश्योरेंस, फ्राइट इनवर्ड, ऐड लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, फ्राइट इनवर्ड ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस इफ एनी। अगर कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या होता है सर, अगर मुंबई से दिल्ली कोई 15 करोड़ 20 करोड़ सामान आ रहा है कोई गाड़ी में, 15 करोड़ या 20 करोड़, अब अगर गाड़ी को आग लगा या एक्सीडेंट हो गई तो ये 15 करोड़ तो लॉस हो जाएगा, उसके लिए लेते हैं हम ट्रांजिट इंश्योरेंस। ठीक है, तो अगर वो किया होगा तो वो भी ऐड होगा। फोर्थ, एनी अदर कॉस्ट विच इज डायरेक्टली इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी हो जाएगा टोटल। तो टोटल हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमें कभी क्वेश्चन कभी कभी ये अभी आता है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड में फर्स्ट पार्ट आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, नोट देखो क्या है, नोट ए, इफ एनी टैक्स इज रिफंडेबल दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कोई टैक्स रिफंडेबल हो तो वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट इफ एनी इज नॉट कंसिडर्ड इन मटेरियल कॉस्ट, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम। कैश डिस्काउंट क्या होता है, सपोज मैंने किसी सप्लायर से 1 लाख रुपीज़ का कोई स्टॉक ले लिया उधार पर, मैंने बोला मैं 2 मंथ्स के बाद पेमेंट दे दूंगा। ठीक है, मुझे पैसे अरेंज हो गए आफ्टर 10 डेज़ ही, 10 डेज़ में ही पैसे अरेंज हो गए। मैं इसके पास गया, सप्लायर मुझे आपको 2 महीने के बाद 1 लाख रुपए देना है, अगर मैं आज ही आपको दे दूंगा वो, आप मुझे क्या दोगे, इसने बोला आज मुझे आज 95 ही दो, चलो। तो जो 5000 है ये कैश डिस्काउंट है, ये हम इनकम मानते हैं, इसको P&L अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट में नहीं आएगा। सही है सर, सही है। नोट, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस लॉसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बट दीज आइटम्स कैन बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो ये एक्सपेंसेस लिस्ट है ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएंगे। क्यों, ये देखो क्यों, देखो सेलिंग ओवरहेड्स कब होते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में आया भी होता है, मतलब वो जो उस पर कॉस्ट्स लगने होते हैं बनने के लिए वो गए भी है। ठीक है, तो सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, स्टोरेज कॉस्ट गोडाउन रेंट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं आएगा इसमें, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरोड ओडी सीसी कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लोन, इस पर अगर कोई इंटरेस्ट दिया है वो भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में नहीं आएगा। एनी अदर आइटम विच इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स,
सही है, तो ये हमारा बन गया, ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। अब अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्वेश्चन वही से कह रहा है हमें कि आप गोडाउन रेंट एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मान लो, जब स्पेसिफिकली बोल रहा है तो तब तो वही करेंगे ना। सही है सर, सही है, हो गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या है, वेजेस। कॉन्सेप्ट 6 कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वेजेस क्या होता है, वेजेस होता है फैक्ट्री में वर्कर की ज़रूरत होती है, ये एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ये सुबह आते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को इनको पैसे हाथों हाथ दे देते हैं, ये चला जाता है घर। इसको कहते हैं वेजेस देना। दूसरे दिन और 4 मजदूर ले आए, शाम तक काम की, शाम को छुट्टी, ले लो पैसे भैया, जाओ घर। सही है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस। ऐसा नहीं है कि आज एक एम्प्लॉय मजदूर आया, कल कोई और भी आएगा, ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। सही है, तो ये कहाँ से हमें मिलेंगे डायरेक्ट वेजेस, ये हमें डायरेक्टली मिलते हैं, ये क्वेश्चन में हमें दिए होते हैं। डायरेक्ट वेजेस हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, 100% दिए होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से हम लेंगे, या तो ले लेंगे हमें फैक्ट्री रिकॉर्ड से डायरेक्टली। देखो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली टेक फ्रॉम पेरोल शीट्स और वेजेस पेमेंट रजिस्टर ऑफ ए फैक्ट्री। जनरली दीज एक्सपेंसेस वुड बी गिवन इन क्वेश्चन। इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन वही बोलेगा। डायरेक्टली फैक्ट्री रिकॉर्ड से पेमेंट रोल शीट्स हो, पेरोल शीट्स हो, पेमेंट रजिस्टर जो हो फैक्ट्री की, उस पर लिखा होगा, वो डायरेक्टली ले लो, हो गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सॉरी, कंसेप्ट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स OH जो होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, सेकंड होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। सही है सर। देखो वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। वेरिएबल ओवरहेड जो होता है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। आप कितने आउटपुट क्वांटिटी निकाल रहे हो, आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ये उस पे डिपेंड होता है। एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। एग्जांपल, सपोज मेरे पास 500 स्टूडेंट्स है, तो बुक्स कितने के बनेंगे मेरी, बुक्स भी 500 भी। सपोज एक बुक का ओवरहेड रेट है 150 पर यूनिट एक बुक का, तो टोटल कितना आएगा 500 इंटू 150, ये आएगा टोटल हमारा वेरिएबल ओवरहेड। अब मेरे स्टूडेंट्स हो गए 400, बुक्स कितने बनेंगे 400 ही इंटू 150 इज इक्वल टू जो आएगा। अब अगर बुक्स बनेंगे 900 इंटू 150 इज इक्वल टू ये। तो जितने हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स अप हो जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स अप हो जाएंगे, जितने हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स डाउन हो जाएंगे, वेरिएबल यूनिट्स जो हैं वो डाउन होते जाएंगे। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रोडक्शन यूनिट्स। इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज, डिक्रीज वेरिएबल ओवरहेड डिक्रीज। अब आते हैं, मज़ा है इसमें, किसमें, फिक्स्ड ओवरहेड में। फिक्स्ड ओवरहेड में देखो, फिक्स्ड ओवरहेड वो ओवरहेड्स होते हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दे देना, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं जो आपको फिक्स्ड है, पे करने ही करने हैं। आप फैक्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री की रेंट है सपोज, फैक्ट्री की रेंट है सपोज 10 लाख, फिक्स्ड 10 लाख, ठीक है। आप फैक्ट्री चलाओ या नहीं चलाओ, ये 10 लाख आपको देने ही देने हैं। आप फैक्ट्री ऑफ रखो, प्रोडक्शन ऑफ रखो, ऑन रखो, इन एनी वे ये आपको देनी ही देनी है। जैसे फ्लैट की रेंट होती है, आप घर में रहो ना रहो, आपको रेंट देनी ही देनी है, शॉप रेंट होती है, ये फिक्स्ड ओवरहेड होता है। सही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्क ये आपको पे करने ही करने हैं। अब इसमें देखो, पहले एक चीज समझो, देखो एक होती है नॉर्मल प्रोडक्शन, होती है नॉर्मल प्रोडक्शन, सेकंड होती है एक्चुअल प्रोडक्शन। सही है सर, सही है। तो नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होता है, जब कोई फैक्ट्री हम परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं,
तो हम उसकी मैक्सिमम जो आउटपुट है कितने यूनिट्स देगी वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज हमने क्या नॉर्मल प्रोडक्शन जो ये फैक्ट्री देगी वो देगी 10,000 यूनिट्स एक साल के। सही है, तो ये हमारी कैलकुलेटेड फिगर है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फिगर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, अब जब एक्चुअल में रियलिटी में हमने मशीन चलाई, एक्चुअल में जब हमने फैक्ट्री अब स्टार्ट की तो एक्चुअली बन गए 8,000 ही। ऐसा हो सकता है सर, क्यों? मशीनरी को ब्रेक दे दी, मजदूरों ने थोड़े 2-4 घंटे लेजी से काम किया, या मार्केट में डिमांड कम है। देखो, हमें देखना है हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी, नॉर्मल प्रोडक्शन क्या है हमारी 10,000 यूनिट्स फैक्ट्री की, एक्चुअली आए कितने 8,000 ही। अब ये भी हो सकता है एक्चुअल जो है वो 12,000 भी आ सकते हैं सर, ऊपर भी जा सकता है। हमने फैक्ट्री को कोई रेस्ट नहीं दिया, मशीनरीज को रेस्ट नहीं दिया, वर्कर्स बढ़ा दिए, डिमांड हाई है मार्केट में, बढ़ा दिए। देखो अब आया समझ, एक होता है नॉर्मल प्रोडक्शन, एक होता है एक्चुअल। एक्चुअल नॉर्मल से कम भी हो सकता है, नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो, अब सपोज फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है, फिक्स्ड ओवरहेड्स सपोज 10 लाख है। मैं किसके लिए ये जो मैं एक्सपेंसेस है 10 लाख रुपीज़ फिक्स्ड ओवरहेड, मैंने कितने प्रोडक्ट्स के लिए ये एस्टिमेटेड करके रखे हैं? जो मेरी नॉर्मल प्रोडक्शन है, नॉर्मल कितनी है 10,000 यूनिट्स। मैंने ये जो 10 लाख है ये मैंने इन 10,000 यूनिट्स के लिए ये किया है एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन। ठीक है, अब जब मैं रियलिटी में आ रहा हूं तो मेरी जो प्रोडक्शन हो रही है वो 10 नहीं हो रही है, वो 8 ही हो रही है। तो मैं ये जो 10 लाख रुपीज है इसको मैं क्या करूंगा? इसके दो हिस्से होते हैं, एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, एक जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ स्टॉक, इसके दो हिस्से हो जाते हैं। समझ में आ गया? एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। सर सही है, वो कैसे? देखो, हमने जो 10 लाख रुपीज जो हमने स्पेंड किए फिक्स्ड ओवरहेड्स पे, 10 लाख हमने किए थे 10,000 प्रोडक्शन यूनिट्स पे, निकले 8,000 ही। अब जो ये नुकसान कितना है हमारा, 10 माइनस 8 कितना है 2,000। ये जो 2,000 यूनिट्स है ना, इन पे कितना फिक्स्ड ओवरहेड आता? अगर 10 लाख हमने किए थे 10,000 यूनिट्स के लिए, तो 2,000 यूनिट्स के लिए कितना आएगा? ठीक है, ये जो जितना भी 2,000 यूनिट्स के लिए आएगा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, करेंगे इसको राइट ऑफ। ये 2 लाख बनेंगे, ये मानेंगे हम ये लॉस है, इसको P&L में राइट ऑफ करो, क्योंकि हमारे रिकवर नहीं हुए पूरे 10 लाख। हमारा रिकवर कितना हुआ? बनाए कम कितने हमने 8,000 यूनिट्स, जो एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। तो अब देखो 8,000 यूनिट्स में इसका हिस्सा कितना बनेगा? वो बनेगा 8 लाख। ये जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। सही है सर? सही है। जो हमारा रिकवर नहीं होगा वो जाएगा P&L में, जो रिकवर्ड होगा वो जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। सही है। अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं रिकवरी रेट, RR। ये रिकवरी रेट किसके बराबर होती है? फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स विच एवर इज हायर, whichever is higher. Fixed overhead is divided by normal or actual outputs whichever is higher. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल,
नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स 5000, एक्चुअल में कितने बने, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 4000। यहां ही पता हमें चल रहा है लॉस कितना हो रहा है हमारा, क्योंकि ये जो 10 लाख रुपीस है फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये हमने यहाँ पे कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने यूनिट्स के लिए किए हमने, जो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स के लिए हमने एस्टिमेट किए थे, किए भी, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी आ गई, एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई 4000 यूनिट्स। हमने तो 10 लाख लगाए थे 5000 यूनिट्स के लिए, बन के आ गए ओनली 4000। यहां से 10 के 10 हमें पे करने ही करने हैं, फिक्स्ड है। तो अब जो ये लॉस हो रहा है हमारा, ये 1000 जो हमारा इधर लॉस हो रहा है नॉर्मल से एक्चुअल, ये लॉस वाला पोर्शन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको करेंगे राइट ऑफ। राइट ऑफ जो बचा हमारा कितना 4000 यूनिट्स, उसमें से देखेंगे 10 लाख में से इसका कितना पोर्शन, इसका कितना पोर्शन, सही है। इसका भी बनेगा 2 लाख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 8 लाख जाएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। सही है सर, सही है। इधर देखो, तो क्या इसके लिए हम कर रहे थे कैलकुलेट रिकवरी रेट, जो होती है बराबर फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल आउटपुट्स विच एवर इज हायर। सही है सर। एग्जाम्पल, फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू 10 lakhs, ये नॉर्मल प्रोडक्शन है, नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स 10,000, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स बन के आ गई 12,000। बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या जाएगा, और P&L में क्या जाएगा। P&L अकाउंट में राइट ऑफ क्या होगा, ये देखो इधर हमने 10 लाख जो है किसके लिए लगाए, कितने प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए लगाए, वो हमने लगाए 10,000 यूनिट्स के लिए जो नॉर्मल प्रोडक्शन है। एक्चुअली बन के कितना आ गए 12,000, तो हमारी तो नैया पार हो गई, हमें तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। जब हमारा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हमारे सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या हो रहे हैं, रिकवर। जब रिकवर सारे हो रहे हैं तो सब का सब कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। P&L में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। अब 10 लाख से ज्यादा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमने 10 लाख ही खर्च किए हैं फिक्स्ड में। 10,000 प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए निकल के आ गए 12,000, तो सबका सब फिक्स्ड ओवरहेड जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। सही है सर, सही है। अब सीखो रिकवरी रेट इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर। फिक्स्ड ओवरहेड इज 10 lakhs, suppose normal is equal to 10,000 units, actual is equal to 6,000 units। ठीक है, अब रिकवरी रेट किसके बराबर है, रिकवरी रेट 10 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, नॉर्मल इज हायर डिवाइड बाय 10,000, कितना आ गया, इज इक्वल टू 100 रुपीज़। 100 क्या बन गई हमारी रिकवरी रेट। देखो अब 10,000 नॉर्मल था, 6,000 एक्चुअल। 10 लाख हमने किसके लिए खर्च किए, नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअल में निकल के कितने आ गए 6,000। ठीक है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1000 हमें कितना आया रिकवरी रेट 100। ठीक है, देखो अब इधर ही नॉर्मल थे 10,000 यूनिट्स, एक्चुअल बने 6,000 यूनिट्स। यहाँ पे ही हमें पता चलता है कितने यूनिट्स का लॉस है, 4,000 यूनिट्स। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ है, इसमें से
इसमें कितना जाएगा, इसमें से इसमें कितना जाएगा, किसमें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कितना जाएगा, कॉस्ट ऑफ P&L में कितना राइट ऑफ हो जाएगा। तो हमें तो यही पता चल रही है नॉर्मल माइनस एक्चुअल 4000 यूनिट्स जो है वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ में। 6 हमारे रिकवर हो गए, 6000 हमारे रिकवर हो गए, ये जाएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। अब कितना आया रिकवरी रेट 100, एक्चुअल कितना हो गया 6000 इंटू 100 कितना हुआ 6 लाख। ये कहां जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। बचे कितने 4000 जो हमारे रिकवर नहीं हुए, मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 लाख कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। सही है सर, सही है। अब आ जाए इधर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। जितने बनेंगे उतना ही। दीज एक्सपेंसेस इंक्रीज आर डिक्रीज विद इंक्रीज आर डिक्रीज इन एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। वेरिएबल ओवरहेड किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, जैसे नंबर ऑफ बुक 500। ओवरहेड पर रेट, जैसे 150 की 1 बुक है, तो जो आएगा वो वेरिएबल ओवरहेड है। एग्जांपल ले लो, प्रोडक्शन यूनिट्स 5000, 4000, 6000, ओवरहेड पर यूनिट क्या है 10 रुपीज। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड, 5000 इंटू 10 50,000, 4000 इंटू 10 6000 इंटू 10। सही है, ये कोई मसला नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड में क्या करना है, चलो शाबाश। फिक्स्ड ओवरहेड, fixed overhead expenses are those expenses which remain fixed in respect of production units. Steps to calculate fixed overhead. Step 1 क्या है, calculate recovery rate. Recovery rate is equal to fixed overhead divided by normal or actual production whichever is higher. Second क्या करेंगे, calculate fixed overhead to be included in cost of inventory. ठीक है, कॉस्ट किसके बराबर है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी रेट यूनिट्स। सही है, जितना हमारा एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ वो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, जितना लॉस हुआ वो जाएगा P&L में। स्टेप 3, अनरिकवर्ड ओवरहेड्स क्या है। अब देखो टोटल हमारा फिक्स्ड था 10 लाख, माइनस कितना अनरिकवर हो गया 4 लाख। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड माइनस रिकवर्ड माइनस 6 लाख हमें मिल गया अनरिकवर्ड। ये जो अनरिकवर्ड है इसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। अभी एग्जांपल कराता हूं, समझ आएगा। ए नोट, इन केस एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन नॉर्मल आउटपुट, जो मैंने समझाया एक्चुअल में था 10,000 10,000 यूनिट्स, और जो हम नॉर्मल था 10,000 यूनिट्स, एक्चुअली आ गए 12,000। तो जब 12,000 आ गए हमारे, तो सारे के सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स कवर हो रहे हैं। वही कह रहा है, इन केस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन यानी 12,000 इज मोर देन नॉर्मल 10,000। ठीक है, तब क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट व्हिचएवर इज हायर। रिकवरी रेट के लिए वो तो हमेशा हायर ही करना है। नोट, देयर विल बी नो अनरिकवर्ड ओवरहेड्स इन दिस केस ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन एक्सेस हो गई नॉर्मल से, तो अनरिकवर्ड तो रहा ही नहीं कुछ, हमारे तो 12,000 यूनिट्स बन के आ रहे हैं। हमने लगाए थे 10 लाख फॉर 10,000 यूनिट्स, निकल के आ गए 12,000 यूनिट्स, तो हमारे तो सारे रिकवर्ड हो गए। तो जो रिकवर्ड हो जाए वो कहाँ ले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। सही है। अब देखो एग्जांपल, फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख, नॉर्मल आउटपुट 5,000, एक्चुअल आउटपुट 5,000 यूनिट्स। रिकवरी रेट किसके बराबर, 10 लाख डिवाइड बाई नॉर्मल और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर 5,000। तो ये हम आ गई रिकवर रेट। ये देखो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन थी 5,000 यूनिट्स, एक्चुअल में बन के आ गए ओनली 4,000 यूनिट्स। हमारा लॉस कितना हुआ 1,000 यूनिट्स। तो रिकवरी रेट पर क्या निकली 200। तो 1,000 इंटू करेंगे 200 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 लाख। तो ये 2 लाख कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ। बाकी कितने बचे 8 लाख हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। देखो ये है कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कितना जाएगा, एक्चुअल 4,000 इंटू 200 8 लाख कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
टू बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू 1000 into 200 इज इक्वल टू 2 lakhs इफ एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन नॉर्मल आउटपुट। अगर अब एक्चुअल ज्यादा है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 10 लाख, नॉर्मल 5, ये ज्यादा आ गया अब एक्चुअल, इसमें तो फुल हमारे रिकवर हो रहे हैं। इन दिस केस वी विल कंसिडर 10 lakh full amount in cost of finished good and there will be no over recovery or under recovery of this expense। ठीक है, फिर से एक बार दिया मैंने, रिकवरी रेट इज इक्वल टू 10 lakhs इज इक्वल टू डिवाइड बाय 6000 यूनिट्स, ये बन गई रिकवरी रेट। रिकवरी रेट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर। समझ आया सर? समझ आया। कंसेप्ट 8। अब अगर कोई और कॉस्ट हमें लगा, इफ एनी अदर कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द एंटिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट देन सच एक्सपेंस शैल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। कस्टमाइज्ड, मैं बोल रहा हूँ मेरा कोट बनाओ लेकिन उसमें यहाँ पे गोल्ड डायमंड बटन होना चाहिए, या मेरा फोन बनाओ इसको बैक साइड जो होना गोल्ड कवर होना चाहिए, तो वो जो गोल्ड कवर लगेगा कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कस्टमाइज्ड बनवा रहा है, तो वो तो कॉस्ट ऑफ उसमें हो जाएगा ना ऐड। वही बोल रहा है कि अगर कस्टमर ने स्पेसिफिक बोला कि ये डिज़ाइन दे दो, ये पेंट करो, तो उसके लिए तो अलग से कॉस्ट लगेगा, जो उसके लिए कॉस्ट लगेगा वो भी ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एनआरवी तो कोई मसला नहीं है, इनको कंपेयर करो, दोनों में से जो लोअर होगा उस पर इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे। सही है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।